यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं ईवीएस को। पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सो आज हमारा जो शिफ्ट स्टार्ट होगा 7 मार्च 2020 का शिफ्ट 2 हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। जो लास्ट एग्जाम आपका हुआ था उसी के सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड हमने एक सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट करी है जिसमें सारे ही ईवीएस के जो आपके पेपर्स है, जो लास्ट एग्जाम आपकी हुई थी, उन सारी शिफ्ट को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। कुछ 20 शिफ्ट यहाँ पर है जो हमें कंप्लीट करनी है। ओके साथ ही आपका ईवीएस का कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। सो जितने भी स्टूडेंट इस कोर्स के अंदर इनरोल करना चाहते हैं आप ऐप पर आ सकते हैं, डेमो क्लासेस विजिट कर सकते हैं, देन कंप्लीट नोट्स विद टेस्ट सीरीज आप यहाँ पर बाय कर पाएंगे। ओके और अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। इस सेशन को हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट सेशन में हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट ऑन जून 2020 विच ई कॉमर्स कंपनी अनाउंस टू एलिमिनेट द सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम इट्स पैकेजिंग। देखो ये जो एग्जाम हुआ था ऐसे PS टेट 2020 एग्जाम है, लेकिन इसकी डेट काफ़ी एक्सटेंड यहाँ पर हो गई थी, तो 2022 तक आपका ये एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था, राइट। तो अब इसमें जो करंट अफेयर्स पूछा गया है वो 2020 का पूछा गया है। दैट मीन्स कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। पूछना ये चाह रहा है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए जून 2020 को किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपनी पैकेजिंग से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को खत्म करने की घोषणा कर दी थी। फ्लिपकार्ट हो सकता है, अमेजन हो सकता है, मिंत्रा हो सकता है या स्नैपडील हो सकता है। तो 2020 में पहली अनाउंसमेंट किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के द्वारा की गई थी, तो उसमें सबसे टॉप पर आ जाता है अमेजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, द फर्स्ट बायोगैस प्लांट इन इंडिया इम्पोज्ड ऑन, जो पहला प्रथम बायोगैस संयंत्र लगाया गया था वो किस शहर में लगाया गया था? तो आंसर है आपका दिल्ली, है ना। दिल्ली में पहली बार इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में मेन एनर्जी का जो रिसोर्स होगा सनलाइट होगा, ग्लूकोज होगा, प्रोटीन होगा या फिर एटीपी। जो ऊर्जा जिस फॉर्म में स्टोर होती है उसे अपन एटीपी में कैलकुलेट करते हैं। जस्ट लाइक कि 22 एटीपी ऊर्जा आई है, 118 एटीपी ऊर्जा आई है, राइट। तो मेन जो रिसोर्स है एनर्जी का वो कौन है? अपना सनलाइट है ना। उसी से अपना पूरा फूड चेन यहाँ पर स्टार्ट होता है। अगर सन ही नहीं होगा, ना फूड चेन होगा, ना फूड वेब होगा, पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना है कब की गई थी? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आर सेटअप इन एवरी, हर जिले में इसको स्थापित किया जाता है, हर विलेज में किया जाता है, हर राज्य वाइज जो है अपना अपना राज्य का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, या हर एक स्ट्रीट हर एक मोहल्ले में होगा। ठीक है, तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो स्थापित किया गया जाता है हर एक स्टेट में यहाँ पर स्थापित किया जाता है, हर एक राज्य वाइज, हर एक राज्य का अपना अपना PCB होगा, यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा। ठीक है, अब ये क्या क्या कार्य करता है और किन किन चीज़ों की देखरेख करता है? तो भारत के हर राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण कानूनों को लागू करने के लिए SPCB के साथ मिलकर यहाँ पर कार्य करता है। मतलब वही राज्य प्रदूषण बोर्ड के साथ मिलकर कार्य करता है। अब इसके क्या क्या कार्य हैं इसके बारे में देख लेते हैं। वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण पर केंद्र सरकार को सलाह देना। ठीक है, वायु की गुणवत्ता में सुधार करना, जल और वायु प्रदूषण तकनीकी और सांख्यिकी डेटा को एकत्र करना, ठीक है, उसको प्रकाशित करना, सीवेज व्यापार अपशिष्ट और निपटान के लिए मैनुअल कोड और दिशा निर्देश यहाँ पर तैयार करना। ठीक है, जल और वायु प्रदूषण के बारे में जानकारी का प्रसार करना, लोगों में अवेयरनेस फैलाना, हमारे स्टेट का क्या रिकॉर्ड है ये सारी जानकारी डिस्ट्रीब्यूट करना, इको लेबल जारी करना। साथ ही CPCB की स्थापना 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के तहत ही की गई थी। इसका हेड क्वार्टर जो है वो मेन दिल्ली के अंदर है। ठीक है, और बाकी हर राज्य में अपना अपना सेंटर है इसका। साथ ही 7 क्षेत्रीय कार्यालय भी है और इसकी 5 लैब भी है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के बारे में। कब स्थापित कहाँ पर स्थापित किया गया था? अगर इसे देखा जाए तो राज्य वाइज इसको स्थापित किया जाता है। हर एक राज्य का अपना अपना PCB यहाँ पर होगा और साथ ही 1974 में इसको स्थापित किया गया था। इसका मेन हेड क्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है।
अगला देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पक्षी पानी की सतह पर लटकी हुई शाखाओं के साथ जो कांटेदार पेड़ होते हैं उसी के ऊपर अपना घोंसला बनाना पसंद करता है और उल्टा लटकता रहता है। तो ये कौन सा पक्षी हो सकता है? स्पैरो, टैलर बर्ड हो सकता है, वीवर बर्ड हो सकता है, या फिर ये क्रो है। तो क्रो तो आपको पता है कि सबसे हाइट पर जाकर बनाता है। स्पैरो कहीं पर भी अपना घोंसला बना सकती है, इवन अपने घर में भी वो बना सकती है। ठीक है। दर्जी चिड़िया जो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है, एक पत्ते के ऊपर भी वो अपना पूरा घोंसला बना सकती है। ठीक है। तो कांटेदार पेड़ पर अपना घोंसला बनाने वाला कौन बचा यहाँ पर? वीवर बर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। बुनकर पक्षी ऐसे घोंसले बनाते हैं जो अन्य पक्षियों के घोंसले से थोड़े से अलग यहाँ पर दिखते हैं। ठीक है। जो पेड़ की शाखाओं से लटकते हुए रहते हैं। ठीक है। तो लटके हुए घोंसले कौन बनाएगा? वीवर बर्ड, बुनकर पक्षी बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार की आवास व्यवस्था में जानवरों को खुले क्षेत्र में समूह में दिन में और रात के दौरान खुला रखा जाता है जो कि एक तरफ से शेड से ढका हुआ रहेगा? मतलब यहाँ पर जानवरों के घर की बात की गई है। ये अपने आप में पूरा एक टॉपिक है कि किसी भी एनिमल को यदि आप अपने घर में रखते हैं तो उसके लिए आपको शेड बनाने होंगे, उसकी जो फ्लोरिंग होगी कि किस तरीके का फर्श होना चाहिए, किस प्रकार का भोजन होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में खिड़की होना चाहिए, ये पूरी जानकारी बताई जाती है। ठीक है। जब अपन ये एनिमल वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो अभी पूछा गया कि दिन और रात के दौरान हमको हवा के लिए खुला रखना पड़ेगा क्योंकि उनके लिए तो फैन एसी आप लगाएंगे नहीं, राइट। तो इस प्रकार का जो घर जो सेटअप रहता है उसको ओपन हाउसिंग बोला जाता है, लूज हाउसिंग बोला जाता है, पारंपरिक आवास प्रणाली यानी कि कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम, या फिर काउंटर हाउसिंग सिस्टम इसे कहा जाएगा। तो इसे लूज हाउसिंग प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? लूज हाउसिंग प्रणाली, लूज हाउसिंग सिस्टम। जिस आवास प्रणाली का वर्णन कर रहे हैं उसको ढीला आवास हिंदी में अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे। इस प्रणाली में जानवरों को दिन रात एक खुले मैदान में रखा जाता है जिससे खराब मौसम के दौरान आश्रय या छाया के लिए उसको एक तरफ से ढक दिया जाता है। तो आप ये इस तरीके से देख सकते हैं, लूज हाउसिंग है। अब जब भी बारिश होगी, है ना, या ठंड होगी, तो इस साइड जो है इसको पूरा शेड लगा दिया जाएगा एक साइड पर, और एक साइड पूरा खुला यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। डेयरी पशु शेड का फर्श जो होता है जलरोधी सामग्री से बना हुआ रहता है। डेयरी पशु में आप जो शेड लगाएंगे उसका जो फर्श होगा वो जलरोधी यहाँ पर होना चाहिए ताकि आसानी से इसको साफ किया जा सके, सुखाया जा सके, गंदगी वहाँ पर इकट्ठी ना हो, फिसलन ना हो। फर्श में किस सामग्री का प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं? ठीक है। ब्रिक्स एंड सीमेंट का प्रयोग आप करेंगे। ओके। मड एंड काउडंग का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। तो अगर वो डेली गीला होगा तो वो डेली खराब होगा, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। रेत और मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, तो इससे उनको बैठने में दिक्कत होगी, और मिट्टी है तो डेफिनेटली गीला होगा। स्टोन एंड पेबल का प्रयोग कर सकते हैं, पत्थर और कंकड़ का कर तो सकते हैं बट वो इतना ज़्यादा बोल सकते हैं कि यूजेबल नहीं है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रिक एंड सीमेंट का प्रयोग करके यहाँ पर एक कंक्रीट का पूरा सेटिंग बना सकते हैं, पूरा फर्श यहाँ पर बना सकते हैं। आप टाइल्स का और पट्टियों का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उससे फिसलन बढ़ेगी, जानवर भी गिर सकते हैं और जो वहाँ पर सफाई कर्मी होंगे वो भी वहाँ पर गिर सकते हैं। ठीक है। तो ब्रिक्स एंड सीमेंट यहाँ पर सही है। ईंट और सीमेंट का प्रयोग करके आप कंक्रीट का एक फर्श यहाँ पर बना सकते हैं। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो हमारा मेन 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन था, जिस दिन से डिसाइड किया गया था कि अगले हर साल हम लोग 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे। ठीक है। और तभी से उसके नेक्स्ट साल से यानी कि 1973 से ही भारत ने भी हर साल पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी, राइट। तो अब उसी को आगे बढ़ाते हुए कब हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक्ट आया था? EPA एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था। तो 1986 में आया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1986 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए इस नियम को यहाँ पर, इस एक्ट को यहाँ पर लाया गया था। अब इसमें कितनी धारा लग जाती है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मेन क्या है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना है, किसको लेकर? एनवायरमेंट को लेकर। ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन में जो भी नियम कानून हर एक कंट्री के लिए बनाए गए थे, जिस भी कंट्री ने वहाँ पर साइन किया था उन सभी कंट्रीज के लिए ये वाला एक्ट यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है। EPA अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के प्रावधान के अंतर्गत इस कानून को लाया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमने स्टॉकहोम सम्मेलन में जो भी बातें कही गई थी पर्यावरण को लेकर, कार्बन इमिशन को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर उसमें साइन किए गए थे, MOU साइन हुए थे। तो उसको हमारी कंट्री में अप्लाई करने के लिए हमने एक एक्ट लाया।
संविधान का अनुच्छेद 48A निर्दिष्ट करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का वो प्रयास करेगा। 51A में आगे का प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक जो है पर्यावरण की रक्षा करेगा, ठीक है। और ये पूरी कंट्री पर लागू होता है, जिसमें जो भी पहले छूटे हुए थे राज्य जम्मू कश्मीर सिक्किम सब पर ये क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो EPA कब आया था, 1986 में आया था। किसकी तर्ज पर आया था, जो हमने स्टॉकहोम सम्मेलन किया था 1972 में स्टॉकहोम जाकर, उसकी तर्ज पर इसको लाया गया था, ठीक है। अगला पूछा गया व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मासिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि 14 डेज, 2 to 7 डेज, 28 to 30 डेज, 40 वीक्स। अब देखो ये पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन अगर अपन माने तो 28 से 30 दिन का ये रहता है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है आपको, 28 से 30 दिन। और शुरुआती समय में ये 25 डेज का भी रहता है, और मैक्स टू मैक्स ये कितना जा सकता है, 45 डेज तक जा सकता है, ठीक है। तो एक आइडियल कंडीशन अपन एक नॉर्मल कंडीशन या एक एवरेज कंडीशन माने तो 28 से 30 दिन तक आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सही तरीके से कार्य करने के लिए शरीर को किस खनिज की आवश्यकता होती है। अगर हम सही तरीके से कार्य करना चाहते हैं तो हमारी बॉडी को भी यहाँ पर मिनरल लगते हैं। इन चारों में से हमारी बॉडी को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कैल्शियम की पड़ेगी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिल्वर, गोल्ड, लीड और कैल्शियम में से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केटली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है। जो हम लोग यहाँ पर केटल का यूज़ करते हैं, राइट। तो केटल में पानी गर्म होता है, आप उसमें चाय भी गर्म कर सकते हैं। तो ये जो जिस टेक्निक पर कार्य करती है उसका नाम क्या है। ये बाय कन्वेक्शन के द्वारा करती है, हीटिंग के द्वारा, बॉइलिंग के द्वारा, या सेपरेशन का ये प्रयोग करती है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक कैटल होती है उसमें क्या कंसेप्ट कार्य करता है, कन्वेक्शन का कंसेप्ट यहाँ पर कार्य करता है। ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक कैटल है, इसमें क्या होता है, हीटिंग फिलामेंट लगा हुआ रहता है। जैसे हम लोग करते हैं ना सर्दी के मौसम में हम लोग पानी गर्म करते हैं, रोड के थ्रू करते हैं, तो सेम ही कंसेप्ट होता है। हम लोग रोड से पानी गर्म कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक कैटल से क्या हो रहा है, चाय गर्म हो रही है, या जो भी चीज़ आप गर्म करना चाहें, पकाना चाहें, आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक केटल संवहन के माध्यम से पानी को गर्म करती है। जैसे पानी तरल जैसे ही हम लोग इस प्रकार के जितने भी फूड हैं जो गर्म करके बनाए जा सकते हैं, सूप वगैरह, हम लोग इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या करता है, हीट ट्रांसफ़र कंसेप्ट का प्रयोग करता है, ठीक है, गर्मी को स्थानांतरित करता है। जब केटल को चालू किया जाता है तो बिजली एक धातु के तार से होकर गुजरती है, जिसे हीटिंग एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब जो हमारी जो केटल रहेगी वो विद्युत प्रतिरोधी यहाँ पर रहेगी, ताकि उसको छूने वाले को करंट नहीं लगे। इस प्रकार से लेयरिंग उसके अंदर करी जाती है, ठीक है। यहाँ यह प्रतिरोध विद्युत ऊर्जा को यहाँ पर गर्मी में परिवर्तित करेगा और उस पानी को उबालेगा। केटल का इंसुलेटेड वातावरण और सीधी गर्मी के नुकसान को भी बचाएगा, मतलब उस हीट को बाहर जाने से रोकेगा। कुछ केटल थर्मोस्टैटिक भी होते हैं, मतलब एक टेम्परेचर सेट उस पर कर दो, उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो दोनों तरीके के आते हैं, थर्मोस्टेट वाले भी आते हैं और नॉर्मल वाले भी आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इन शॉर्ट NSA, अभी कौन है, ठीक है। अजीत डोभाल, NV रमना, सुबोध जायसवाल या फिर उमंग सिंह है। तो अगर हम लोग बात करें 2014 के बाद जो इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, उसके बाद फिर से इसको 3 बार एक्सटेंड कर दिया गया और अभी भी कौन है, अजीत डोभाल ही हैं। जन्म आप देख सकते हैं 20 जनवरी 1945, ठीक है। वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले NSA भी हैं, ठीक है। 2014 के बाद से तीसरी बार उनको यहाँ पर एक्सटेंशन मिल गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हु इज़ नोन एज द सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया। भारत का सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। नीलांबर गुप्ता को, के सिवान को, सुंदरम अय्यर को, या उडुपी रामचंद्र राव को माना जाता है, ठीक है। तो सैटेलाइट मैन अलग है, मिसाइल मैन अलग है, तो दोनों में कन्फ्यूज़ मत होना। सैटेलाइट मैन यहाँ पर पूछा गया है तो उडुपी रामचंद्र राव यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल अपन देख लेते हैं। इन्हें सैटेलाइट मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वह एक भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष भी रहे। 1972 में भारत के उपग्रह कार्यक्रम का इन्होंने नेतृत्व भी किया था। 1985 में इसरो के अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था, ठीक है। इन्हीं की वजह से जो इसरो को यहाँ पर गति मिली थी, हम लोग कह सकते हैं। और 1992 में इन्होंने ASLV रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया था, ठीक है, असिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। उन्होंने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV जैसे रॉकेट
प्रौद्योगिकी के विकास में भी मदद करी थी। वही पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को भी बनाने में, उसको डेवलप करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, मेन अभी हम लोग जितनी भी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं वो मैक्सिमम किसके थ्रू हो रही है, PSLV के थ्रू यहाँ पर हो रही है। तो एक बहुत बड़ा योगदान इनका रहेगा। ठीक है, इसीलिए इन्हें इस नाम से यहाँ पर जाना जाता है, सैटेलाइट मैन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, इनकी ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए 1976 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण और 2017 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। 19 मार्च 2013 को सोसाइटी ऑफ सैटेलाइट प्रोफेशनल इंटरनेशनल द्वारा आयोजित एक समारोह में उन्हें सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम का दर्जा भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अपने करियर में उन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं में 300 से अधिक वैज्ञानिक पत्र यहाँ पर, रिसर्च पेपर यहाँ पर पब्लिश किए हैं। तो ये इनका पूरा डिटेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक एस्ट्रॉइड हंटिंग स्पेस टेलीस्कोप है? पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्ट्रॉइड हंटिंग स्पेस टेलीस्कोप? इसमें मियो वाइज होगा, नियो वाइज, स्टेट वाइज या फिर नासा वाइज है? करेक्ट आंसर क्या होगा, नियो वाइज। तो इसका जो मेन एस्ट्रॉइड हंटिंग टेलीस्कोप है वो है अपना नियो वाइज। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, फुल फॉर्म भी आप इसका देख सकते हैं। ये नासा का है, नासा एस्ट्रॉइड हंटिंग टेलीस्कोप, जिसको रखा गया है नियो वाइज। इसका नाम क्या है, नियो वाइज। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं। एक और चीज़ इसमें आती है, एक नियो सर्वेयर करके भी है। तो नासा का नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वेयर, ठीक है, पहला स्पेस टेलीस्कोप है जिसे खास तौर पर ऐसे क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं की तलाश के लिए डिज़ाइन किया था जो पृथ्वी के लिए खतरा बन सकते हैं। मतलब जो हमारे अर्थ के लिए खतरा है, जो हमारी पृथ्वी से आकर टकरा सकते हैं, तो उन सब की जानकारी लेने के लिए नासा ने नियो सर्वेयर को लॉन्च किया था। दैट मीन्स नियर अर्थ ऑब्जेक्टर, एन नियर हो जाएगा, ई से अर्थ और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी पृथ्वी के आसपास होगा उसको सर्च करने के लिए नासा ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 2028 तक पूरा नियो सर्वेयर को इनका लॉन्च करने का पूरा टारगेट है। नियो सर्वेयर के मनुष्यों को खतरनाक क्षुद्र और धूमकेतुओं को समय रहते खोजने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि उसी के अनुकूल यहाँ पर कार्रवाई की जा सके कि उसको कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, ये हो गया अपना नियो सर्वेयर। अब अपन पढ़ लेते हैं नियो वाइस के बारे में, जो आपके अभी क्वेश्चन का आंसर था। नियो वाइस या धूमकेतु एक लंबी अवधि का धूमकेतु है जिसकी कक्षा लगभग परवलयाकार है। ठीक है, हाइपरबोलिक ये यहाँ पर है। 27 मार्च 2020 को वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर यानी कि वाइस, ठीक है, ये वाइस का आपका फुल फॉर्म हो गया। स्पेस टेलीस्कोप के नियो वाइस मिशन के दौरान खगोल विद्यों के द्वारा इसको खोजा गया था। जैसे अभी अपन ने देखा, नियो सर्वेयर क्या करेगा, जो अर्थ के नियरेस्ट जो भी धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको रोकने की कोशिश करना। तो सेम इस चीज़ में नियो वाइस ने क्या करा था कि जो भी चीज़ें अराउंड होगी अर्थ के, है ना, जैसे धूमकेतु है तो उसको यहाँ पर खोजा गया था। उस समय ये 18 परिणामी वाली वस्तु थी जो कि सूर्य से 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि 300 मिलियन किलोमीटर, लगभग 190 मिलियन मील की दूरी पर था। ठीक है, तो इतने दूर तक इसने यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई कर लिया था। ये है अपना नियो वाइस। तो दोनों नियो सर्वेयर और नियो वाइस के बारे में आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि नासा के साइकी मिशन की लॉन्चिंग डेट यहाँ पर क्या थी। ठीक है, लॉन्चिंग डेट मतलब किस डेट को ये डिसाइड किया गया था कि हम लोग लॉन्च करेंगे, और किस डेट को ये लॉन्च हुआ, दो अलग अलग चीज़ें होती है। तो इसमें एक डिफरेंस है, ध्यान रखना। इन्होंने पूछा है कि लॉन्चिंग तिथि कब डिसाइड करी थी, कब इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम लोग लॉन्च करेंगे। तो 1 अगस्त 2022 की बोल सकते हैं कि लॉन्चिंग डेट इन्होंने डिसाइड कर ली थी कि इस दिन हम लोग इसको लॉन्च कर देंगे, साइकी को यहाँ पर लॉन्च कर देंगे। बट ड्यू टू सम रीजंस ये लॉन्च नहीं हो पाया। ठीक है, फाइनल इसको जब लॉन्च किया गया वो किया गया 13 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद भी इसमें कुछ ऐसा हुआ था कि 1 आध दिन का फिर इसमें एक्सटेंशन हुआ था ड्यू टू सम वेदर कंडीशंस। ये आप देख सकते हैं। साइकी मिशन नासा का पहला ऐसा क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने वाला मिशन है जिसमें चट्टान या बर्फ की तुलना में धातु अधिक होगी। ठीक है, ये क्या करेगा, पूरी क्षुद्र ग्रह का यहाँ पर अध्ययन करेगा। ठीक है, मिशन का लक्ष्य निर्धारित करना था कि क्या साइकी किसी ग्रहाणु का मूल है। अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह का मानचित्रण और अध्ययन करने के लिए कई सारी नई टेक्निक का यहाँ पर प्रयोग करने वाला है। ठीक है, जिसमें एक मल्टी स्पेक्ट्रोमीटर हो गया, एक गामा रेज हो गई, न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर हो गया, मैग्नेटोमीटर हो गया, रेडियो उपकरण हो गया। तो सारी आधुनिक जो टेक्निक्स है, लेटेस्ट जो टेक्निक है, उससे क्या करेगा, ये पूरे क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक। 13 अक्टूबर 2023 को सुबह 10:19 पर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। और पहले कब डिसाइड हुआ था? 1 अगस्त 2022 को डिसाइड हुआ था कि हम लोग इसको लॉन्च करेंगे, बट ड्यू टू सम कंडीशंस इसको होल्ड पे रखा गया था। ओके, सो इस पेपर के 15 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग 15 अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इन सबसे मेन हम लोग ये प्रीवियस ईयर पेपर जो कंप्लीट कर रहे हैं उसका मेन टारगेट ये है कि आप ये देखें कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं स्पेस साइंस वाले, बाकी सब तो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, लेकिन स्पेस साइंस को ये बहुत ज़्यादा डीप में जाकर पूछ रहे हैं। सिर्फ कंट्री का ही नहीं, दूसरी कंट्रीज़ का भी बहुत डिटेल में जाकर ये पूछ रहे हैं। जस्ट लाइक दिस की लॉन्चिंग डेट क्या थी और कब किया गया, वो सब चीज़ें भी इसके अंदर पूछी जा रही है। और मिशंस भी बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड मिशंस है हर एक कंट्री के अपने अपने। तो आपको सारी ही चीज़ें यहाँ पर याद करनी पड़ेगी। एटलीस्ट एक साल में जो जो भी करंट अफेयर्स होगा इंटरनेशनल, वो भी हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी से प्रैक्टिस करो। यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर से आपको आइडिया लगता जाएगा कि किस लेवल तक हमको तैयारी करनी है। ठीक है, सो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट 5:30 PM सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।